सोचो कि आप किसी टापू पे हो, बहुत बड़े समुद्र से घिरे हुए, और उसी बीच एक बोट उम्मीद की किरण बन के आती है। सीए के टापू में डीटी के महासागर को पार करने के लिए ये वीडियो आपकी उसी बोट की तरह हेल्प करने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। So, without any further delay, let's begin the adventure of the most thrilling subject of CA final, that is DT. तो सबसे पहले अगर रिसोर्सेज की बात करूं तो डीटी के लिए मैंने बीवी सर के कॉम्पैक्ट और कंपाइलर रेफर किया था, लेकिन मैंने कुछ चैप्टर्स के लिए अतुल सर के कंसेप्ट नोट्स को भी रेफर किया था। तो मैंने स्टार्ट कैसे किया था? सबसे पहले मैंने इंटरनेशनल टेक्ससेस से स्टार्ट किया, क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग भी है, प्लस इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल यू कैन इजिली स्कोर 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स। और प्लस मुझे ज़्यादा चैप्टर्स देख के वैसे भी घबराहट होती है। एक तो इंटरनेशनल टैक्सेशन का सिलेबस भी कम है, ऊपर से अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया तो आपके दिमाग में ये आ जाता है कि आपने 30 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर कर लिया है, तो नाउ यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड। नहीं तो वैसे भी डीटी का इतना वास्ट सिलेबस देख के सबसे पहले तो सेल्फ डाउट आ जाता है यार कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं पूरा सिलेबस। ठीक है, अब मैंने डीटी को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले वो चैप्टर्स जो कि टफ है एंड विच रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस, देन वो चैप्टर्स जो कि इजी है एज वेल एज स्कोरिंग है, और फिर लास्ट में छोटे छोटे चैप्टर्स जो कि उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन जिसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि या तो वो 1-2 मार्क्स के लिए एडजस्टमेंट में पूछे जा सकते हैं या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब सबसे पहले ना मैंने पीजीपी किया। पीजीपीपी के लिए मैंने अतुल सर का नोट रेफर किया था, क्योंकि वो मुझे ज्यादा कंसाइज लगा था। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक ही टीचर के कंसेप्ट नोट से पढ़ना है। अगर कुछ चैप्टर्स आपको किसी दूसरे टीचर के कंसेप्ट नोट से ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, आप ज्यादा कंफर्टेबल, तो आप उनका भी नोट्स रेफर कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी टीचर का बुक रेफर करो। ठीक है, तो फिर मैंने फर्स्ट स्टेज में तो सारे क्वेश्चन ही किए, एक मैं सारे क्वेश्चन को ही लिख लिख के प्रैक्टिस किया था। कुछ क्वेश्चंस को मैंने आईसीआई के फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से लिख के प्रैक्टिस किया था। प्लस जब मैं फर्स्ट रिवीजन कर रही थी ना, तो पीजीपी में कैसा होता है ना, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें मेन क्या है कि हर एक क्वेश्चन में 3-4 नए एडजस्टमेंट्स आते हैं, बाकी सब पुराने रहता है। तो मैंने फर्स्ट रीडिंग में ये नोट कर लिया था कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा नया एडजस्टमेंट है। तो इससे क्या हुआ कि जब मैं सेकेंड और थर्ड रिवीजन कर रही थी ना, तो मुझे सिर्फ डायरेक्टली वो एडजस्टमेंट्स देखने पड़ रहे थे। तो फर्स्ट रिवीजन में तो भले मेरे को टाइम लग गया, क्योंकि मेरे को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, बट सेकंड और थर्ड रिवीजन में मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम, प्लस सेकंड और थर्ड रिवीजन में मेरा टाइम भी ऑलमोस्ट 1/3 हो गया था। ठीक है, पीजीपी के साथ साथ ही मैंने अदर हेड्स ऑफ इनकम जैसे कि आईएफओएस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इन सबको भी कर लिया था। हाँ, लेकिन मैं इन सारे चैप्टर्स के लिए क्वेश्चंस उनके नहीं किए, प्रैक्टिस किए थे। मैंने उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, क्योंकि मेरे को क्या लगता है कि ये जो चैप्टर्स है ना, इससे कभी भी ऐसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। या तो इन चैप्टर्स से आपको एडजस्टमेंट पूछ लेंगे 1-2 मार्क्स का, लाइक पीजीबीपी का जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें एडजस्टमेंट पूछ लिया, या फिर आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेते। तो अगर आपके इन चैप्टर्स के लिए कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको फिर आराम से आप वो पेपर में वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगला जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट का एक क्वेश्चन पेपर में श्योर आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पता टफ नहीं होता, बट ट्रस्ट में ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप हर वैरायटी के एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हो। तो मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बीबी सर के कंपाइलर एंड कॉम्पैक्ट को रेफर किया था। पहले मैंने उनके नोट्स पढ़ लिए थे एंड उसके बाद मैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी। लेकिन मैं जब ट्रस्ट कर रही थी ना, तो उस टाइम पे मैंने ये मेक श्योर किया था कि मैं हर वेराइटी पे हर टॉपिक के सामने ये लिख दूं कि कौन सा क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड है। सो मेरे मतलब ये करने से क्या हुआ कि मैं ये मेक श्योर कर लेती थी कि हर टॉपिक का मैं कम से कम एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रही हूँ। प्लस चैरिटेबल ट्रस्ट के बाद ही बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स आते हैं, वेरियस एंटिटीज, उनके लिए मैंने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए थे। अगर आप चाहो तो आप बीबीसी के नोट्स भी रेफर कर सकते हो, लेकिन मैंने इन छोटे छोटे चैप्टर्स के लिए नोट्स खुद के बनाए थे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स जो है वो टू द पॉइंट ही होने चाहिए। इससे क्या होगा ना कि जो आपका पेपर के एक दिन पहले रिवीजन डे होता है ना, उस टाइम पे आप ये चैप्टर को इग्नोर भी नहीं करोगे, और क्योंकि 1-2 पेज का रहेगा तो आप फटाफट पढ़ लोगे, एटलीस्ट आपको पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, एक तो डीटी में एक असेसमेंट प्रोसीजर नाम का चैप्टर है, मुझे वो चैप्टर कभी नहीं पसंद है। मेरे लिए असेसमेंट प्रोसीजर सबसे टफ चैप्टर है डीटी का। तो मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि मेरे को हर चैप्टर को परफेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं वो नहीं कर सकती थी। तो मैंने क्या किया, असेसमेंट प्रोसीजर के मैंने कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिए, प्रोविजन सारे पढ़ लिए थे, लेकिन मैं उसको उतना ही टाइम दिया जितना टाइम में मैं अगर पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन आ जाए या फिर कुछ इजी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व करता हूँ। क्या होता है ना, अब हर एक सब्जेक्ट में ना
आप हर एक चैप्टर को इक्वली परफेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रेंथ है, कौन सा चैप्टर वीकनेस है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो चैप्टर आपका वीक है उसे आप इग्नोर ही कर दो, बट हाँ उसमें इतना भी टाइम मत दे दो कि आपका जो स्ट्रेंथ वाला चैप्टर आप उसे ही छोड़ दो या आप उसे अच्छे से करके मत जाओ, ठीक है। लेकिन हाँ, साथ में अगर असेसमेंट प्रोसीजर आपको अच्छा लगता है, अगर आपसे होता है, तो प्लीज असेसमेंट प्रोसीजर अच्छे से करके जाना, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन उससे जरूर ही आता है, और अगर आपने अच्छे से किया तो आप आराम से इजीली उसे सॉल्व भी कर पाओगे। ओके, अब डीटी में जो बचे रिमेनिंग चैप्टर्स है, टीडीएस, क्लबिंग, पेनल्टीज एक्सेट्रा, इनके प्रोविजंस बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन चैप्टर्स के लिए मोर देन कंसेप्ट क्लैरिटी आपको प्रोविजंस याद होने चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मानो कि आपको क्वेश्चन टीडीएस का आता है, तो टीडीएस में यार सबसे पहले अगर आपको यही नहीं पता चल रहा है कि वो 194I का क्वेश्चन है या 194J का क्वेश्चन है, आप कितना भी कंसेप्ट क्लियर कर लो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको सेक्शन नंबर सही कोट करके आना जरूरी है। तो इसलिए आपको इन चैप्टर्स के लिए अपने नोट्स अच्छे से याद होने चाहिए। चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस आपको एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन मेक श्योर कि जब आप पहली बार इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइम पे आप एक दो क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर लो जिसमें सब कुछ कवर कि आप जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो तो आपके कंसेप्ट पे आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है इन चैप्टर्स के लिए वो कम होने चाहिए। डीटी का सिलेबस बहुत वास्ट है, इनफैक्ट पूरे सीए का ही सिलेबस बहुत वास्ट है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को पार्ट पार्ट में डिवाइड करके करो ना, तो आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट। ठीक वैसे अगर आप डीटी के सब्जेक्ट को पार्ट पार्ट में डिवाइड करो ना, तो आप खुद ही रियलाइज करोगे कुछ ही ऐसे पार्ट्स है जहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, और कुछ ऐसे पार्ट भी है जहाँ पे प्रैक्टिस की कम जरूरत है, प्लस वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। तो वो आपका चीज ये मत सोचना कि बहुत सिलेबस बहुत वास्ट है तो मैं कैसे पूरा करूंगा। स्टार्ट करो एंड आप जरूर कर लोगे। एटलीस्ट आप स्टार्ट करो करना पॉजिटिव माइंड से कि यार मैं कर लूंगा, तो आप देखोगे लास्ट में आप पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे। सो वीडियो में अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करके जाना। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ले टेंशन किसी बात की मत लेना, सपने देखते रहना और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहना। गुड बाय।